जी नाज़रीन, सबसे पहले एम.स्केल लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे फटाक का सलाम। अच्छा, पिछला जो सेशन था चैप्टर 5 था, इसमें हमने सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग ऑफ सीमेंट वगैरह इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया था कि हम सैंपल वगैरह कैसे लेंगे अगर बल्क क्वांटिटी में है हमारे पास। अ, इसके साथ जो अगर बेग की सूरत में है इनको कैसे लेंगे। अच्छा, इनको जो अगर हमने स्टोर करना है साइलोज या वेयर हाउस में, इनकी हाइट वगैरह कितनी रखनी है, ज़मीन से कितना रखना है, साइड से कितना डिस्टेंस रखना है दीवार से, उसको हमने डिस्कस किया था। और इसके साथ साथ जो इसमें कौन कौन से टेस्टिंग होना चाहिए उसको भी हमने पूरा जो रेफरेंस स्टैंडर्ड है इनको एक्सप्लोर किया था। और आखिर में जो इनकी जो कितना क्वांटिटी लेना चाहिए, किस फ्रिक्वेंसी से होना चाहिए, उसको एक्सप्लोर किया था। अच्छा, आज के सेशन में हम जो चैप्टर 6 है एसीआई कमेटी 225 का उसी को एक्सप्लोर करेंगे। इसका जो मेन डिस्क्रिप्शन है वो है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन ऑन सीमेंट हाइड्रेशन वगैरह, किसमें हमने जो इनकी एनवायरमेंटल कंडीशन है वहाँ हो, अगर हम लो टेम्परेचर हो वहाँ पे इनका क्या इम्पेक्ट हो, हाई टेम्परेचर में क्या है, इसके साथ जो अगर ह्यूमिडिटी वगैरह ज़्यादा है या कम है इन सूरत में इनके ऊपर कितना इम्पेक्ट है। और इसके साथ साथ जो इसमें ऐसे समझ लो जो क्यूरिंग का कंडीशन का है, क्यूरिंग जो कंडीशन के टेम्परेचर है इनका कितना इम्पेक्ट है, जिसमें वाटर से रेशो वगैरह आ जाती है। इसके साथ साथ जो इनकी कोल्ड वेदर या हॉट वेदर का ग्रीटिंग वगैरह है, इसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह के। और डिस्कस करने से पहले आप अगर मेरे इस चैनल पे नए हैं या सिविल इंजीनियर है या आपका कोई भी साइट के साथ आपका वास्ता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या सीमेंट प्लांट में है या और कोई जो इंडस्ट्री है जो सीमेंट के साथ रिलेटेड है, रिसर्च या लेबॉर्ट्री के साथ टेस्टिंग के साथ आपका वास्ता है, तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अच्छा जी नज़रीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है चैप्टर 6 जो कि कंटिन्यूटी में है एसीआई कमेटी 225 का, जिसका डिस्क्रिप्शन है वो है गाइड टू द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। अच्छा, आज का जो हमारा मेन ऐसे समझ लो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 6 है, जिसका मेन टाइटल है वो है इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन ऑन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट वगैरह। अच्छा, सबसे पहले हम इसका थोड़ा पर्पस वगैरह डिस्कस करेंगे कि जो हम आज का जो चैप्टर 6 है इनका पर्पस क्या है। अच्छा, बेसिकली इसमें हम जैसे टाइटल से भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हम इसका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है इनका सीमेंट के हाइड्रेशन के ऊपर इनका कितना इम्पेक्ट है। तो इसमें कौन 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 सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। इसमें जो सीमेंट हाइड्रेशन रेट हो गया, इसके साथ जो इसकी सेटिंग और हार्डनिंग वगैरह होती है कंक्रीट के सीमेंट की, और जो तीसरे नंबर पे इनका स्ट्रेंथ डेवलपमेंट है, फिर इनकी जो ड्यूरेबिलिटी एंड क्रैकिंग रिस्क है अ, उसी को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में जो लॉन्ग टर्म कंक्रीट परफॉर्मेंस है उनको इंशाल्लाह के डिस्कस करेंगे। ये मेन ऐसे समझ लो कि इस चैप्टर के कुछ पर्पज़ है, इसमें हम ये चीज़ें कवर करेंगे इसमें। अच्छा, नेक्स्ट जो 6.2 में है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वगैरह पे, जो टेम्परेचर है इनका कितना इम्पेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले सीमेंट के ऊपर सबसे पहले इनका हाई टेम्परेचर, अगर हमने टेम्परेचर वगैरह हाई या हॉट वेदर है तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें के ऊपर इनका इम्पेक्ट आ सकता है। जो इसमें सबसे पहले वो है एक्सेलरेट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन बेसिकली है क्या, जो सीमेंट और वाटर के दरमियान जो केमिकल रिएक्शन होता है ये बेसिकली उसी को हम हाइड्रेशन वगैरह बोलते हैं। तो जो अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई है तो जो ऐसे समझ लो कि रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है इस पर। जो दूसरी चीज़ है रिड्यूस सेटिंग टाइम। सेटिंग टाइम जैसे मैंने पहले डिस्कस की थी कि जहाँ से इनकी प्लास्टिसिटी लूज होना शुरू हो जाता है। तो जो ये है ऐसे समझ लो, अगर किसी सीमेंट की 45 मिनट है, अगर हमारे पास टेम्परेचर हाई है तो हो सकता है इनकी 30 के बाद इनकी सेटिंग शुरू हो जाए, 30 मिनट या 35 पे आ जाए, मतलब थोड़ा कम कर लेता है इसकी सेटिंग को। और जो तीसरी चीज़ है वो है इंक्रीज अर्ली स्ट्रेंथ। अर्ली स्ट्रेंथ जैसे मैंने पहले बता दिया कि एक्सेलरेट हाइड्रेशन मतलब ये रिएक्शन थोड़ा जल्दी हो जाता है। जब जल्दी हो जाता है जाहिर बात इसी रिएक्शन के रिजल्ट में हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। जब ये जल्दी होगा तो जाहिर बात इसमें जो अर्ली स्ट्रेंथ है वो जल्दी आ जाता है। अच्छा, जो डिक्रीज लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ वगैरह, जो लॉन्ग टर्म क्योंकि चीज़ जल्दी आ जाती है तो जाहिर बात है इसमें जो चीज़ नॉर्मल हालात में 1 महीने बाद आ जाता है तो वो थोड़ा जल्दी आ जाता है। मतलब ऐसे समझ लो इनकी जो डिक्रीज लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ है वो कम कर लेता है। जो आखिरी पॉइंट है रिस्क ऑफ प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैकिंग।
अच्छा, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन शॉर्ट अल्फाज में ये है कि जब अब टेम्परेचर हाई होगा तो इनकी एवापोरेशन ज़्यादा हो जाती है वाटर की। तो ऐसे समझ लो जो सरफेस लेयर है इस पे एवापोरेशन ज़्यादा हो जाती है। जब इसमें एवापोरेशन ज़्यादा होगी, ड्राइनेस होगा, तो इसमें जब हम टेम्परेचर जो हाई हो जाता है तो इसमें ऐसे समझ लो थोड़ा वो कंट्रैक्शन वगैरह आ जाता है जब मॉइस्चर निकल जाता है। लेकिन जो नीचे वाला लेयर है इसमें मॉइस्चर होता है, तो जो इसमें ऐसे समझ लो एक डायस्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। तो इसी डायस्ट्रेस के रिजल्ट में हमारे पास कुछ क्रैकिंग आ जाती है, बड़ी माइनर लेवल पे होती है। तो उसी को बेसिकली हम प्लास्टिक श्रिंकेज बोलते हैं। तो ऐसे समझ लो कि प्लास्टिक श्रिंकेज जो इनकी क्रैकिंग है वो ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, जब इनके वर्क्स लो टेम्परेचर है तो इसमें जो हाइड्रेशन जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके साथ जो इसकी सेटिंग टाइम में अगर पहले 45 मिनट में होता था तो ये और भी कम कर लेता है। तो बल्कि ये जो अगर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो तो ऐसे समझ लो हाइड्रेशन वगैरह मतलब जो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। और जो आखिरी पॉइंट है वो है फ्रीजिंग बिफोर स्टेन गेन डैमेज कंप्लीट। मतलब ऐसे समझ लो कि फ्रीज हो जाता है अगर टेम्परेचर वगैरह ज़्यादा से कम हो। तो फ्रीज होगा तो हमारे पास जाहिर ही बात है कंक्रीट को हार्डनिंग से पहले जो है इसमें डैमेज हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है 6.3 में इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मतलब जो ह्यूमिडिटी वगैरह होता है, जो ऐसे समझ लो जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वगैरह है, इनका कितना इम्पेक्ट है सीमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले वो है हाइड्रेशन रिक्वायर कंटिन्यूस मॉइस्चर। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि एक रिएक्शन है हाइड्रेशन, तो जिनके लिए ये वाटर का होना ज़रूरी है। मतलब अगर मॉइस्चर होंगी तो हाइड्रेशन का जो रिएक्शन है वो प्रोसेस होगा। तो ऐसे समझ लो एक कंटिन्यूस उनके लिए ज़रूरी है। दूसरी पॉइंट है ड्राइंग हार्ट हाइड्रेशन वीक कंक्रीट। जब ऐसे समझ लो हाइड्रेशन के रिजल्ट में हमारे पास स्ट्रेंथ बनता है। जब एक रिएक्शन स्टॉप होगा तो जाहिर बात है स्ट्रेंथ वगैरह नहीं बनेगा, तो कंक्रीट जो हमारे पास कमज़ोर होगी, इसमें स्ट्रेंथ वगैरह नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है प्रॉपर क्यूरिंग इम्प्रूव, मतलब हम प्रॉपर तरीके से इसको वाटर दे देते हैं या इसको माइस्ट रख देते हैं कंक्रीट को, तो इसकी क्या रिजल्ट है। मतलब तो इसमें स्ट्रेंथ इंप्रूव हो सकता है, इसकी सरफेस हार्डनेस, मतलब इसमें जब स्ट्रेंथ होगा तो जाहिर बात है हार्डनेस होगी, इसमें थोड़ा ताकत आएगी। और जो तीसरी चीज़ है ड्यूरेबिलिटी होंगी। जो ड्यूरेबिलिटी इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली इसमें जो अगर हाइड्रेशन वगैरह सही होगी, हाइड्रेशन सही होगी तो स्ट्रेंथ डेवलपमेंट होगा, तो इसमें ड्यूरेबिलिटी वगैरह आ जाती है इसमें। अच्छा, जो आखिर में उसने रिकमेंडेड किया है कि एटलीस्ट आपने जो 7 डेज या इससे ज़्यादा वगैरह आपने क्यूरिंग करनी है इसमें। अगर आप कहीं भी अगर आपने सीमेंट वगैरह की माटर है या कंक्रीटिंग करनी है, अगर ये नहीं हो सकता, आप क्यूरिंग नहीं कर सकते, स्माइस नहीं रखते, तो इनके लिए आप ऐसे करो क्यूरिंग कंपाउंड या वेट कवरिंग वगैरह जिनके ऊपर हम आमतौर पर यूज़ करते हैं, तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। चौथे नंबर पे है इफेक्ट ऑफ विंड स्पीड, मतलब अगर कहीं पे हवा वगैरह आ रही है तो इनका कितना है, क्या इम्पैक्ट है। तो जो सबसे पहला इम्पैक्ट वो है इंक्रीज एवापोरेशन। तो वो एवापोरेशन जो पानी वगैरह उड़ जाता है इनकी सरफेस से, ऐसे समझ लो जो लिक्विड स्टेट से वो बुहारात में कन्वर्ट हो जाता है, वो तेज़ हो जाता है इसमें। तो जब ये तेज़ हो जाएंगे तो इसमें प्लास्टिक श्रिंकेज, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि वो जो माइनर जो लेवल पे जिनकी हेयर लाइन वगैरह क्रैक वगैरह बन जाती है, इसमें ये आ जाती है। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे इनके रीज़न क्या है। अच्छा, जो तीसरे नंबर है लीड टू सरफेस डस्टिंग, मतलब सरफेस अगर हमने ऐसे समझ लो कि वो इसमें जल्दी जल्दी ड्राइनेस आ जाता है, ड्राइनेस आ जाता है तो इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो सरफेस मटेरियल है। तो ऐसे समझ लो जो हवा जो है वो इनको उड़ा देता है, तो इसमें ऐसे समझ लो क्रेजिंग या क्रैक या कोई ऐसे कोई रफ सा पैटर्न वगैरह बन जाता है। अच्छा, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, विंड ब्रेक, मतलब इनको कोई ऐसे मैकेनिज्म बना ले, अगर ऐसे हवा आ रही है तो आप ऐसे कोई शेड वगैरह लगा दें ताकि हवा डायरेक्ट जो है वो डाइवर्ट हो, ऊपर की तरफ से हो, डायरेक्ट कंक्रीट के ऊपर ना लगो। तो बेसिकली इसी को हम विंड ब्रेक बोलते हैं। तो फॉगिंग, फॉगिंग बेसिकली ये है कि हम इसको ऐसे समझ लो कोई इसके ऊपर वाटर स्प्रे वगैरह का कोई ऐसे एनवायरनमेंट बना ले ताकि इसमें अगर हार्ड टेम्परेचर है तो इसमें जो है वो ड्राइनेस ना हो पाए, मतलब वो मॉइस्ट कंडीशन में रहे ताकि हमारे पास रिएक्शन सही तरीके से कंटिन्यू हो। और तीसरा जो है अर्ली क्यूरिंग, मतलब आप प्रॉपर तरीके से कंटिन्यूस तरीके से इनकी क्यूरिंग। 6.5 में इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, जैसे हम सन वगैरह हो गया, तो ये इनकी क्या इम्पेक्ट है। इसमें जो सबसे पहला उनका इम्पेक्ट आ जाता है वो है रेजेस कंक्रीट टेम्परेचर, मतलब का टेम्परेचर को बढ़ा देता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है इंक्रीज इवापोरेशन, मतलब जो इवापोरेट हो जाता है वाटर वगैरह कंक्रीट है। अच्छा, इसमें जो काजेज रैपिड सरफेस ड्राइंग, मतलब जल्दी जल्दी जो है वो जो इनकी सरफेस कंक्रीट है वो खुश्क हो जाता है। ये इनका 3 इम्पैक्ट है।
अच्छा, कंट्रोल कैसे करेंगे? शेड प्लेसमेंट एरिया, मतलब इसके ऊपर कोई ऐसे शेड वगैरह लगा दे ताकि इसके ऊपर डायरेक्ट जो सोलर रेडिएशन है वो डायरेक्ट नहीं पड़ती इसमें। जो दूसरी चीज़ है वो कंट्रोल मटेरियल बिफोर मिक्सिंग, कूल मटेरियल बिफोर मिक्सिंग, कि हम जो ऐसे समझ लो कि साए पे रखे, मतलब टेम्परेचर में नहीं होगा, एग्रीगेट या फेन वगैरह आप यूज़ करना है वो साए में आप रखें ताकि इसके टेम्परेचर वगैरह थोड़ा कंपेरेटिवली कम हो इसमें। अच्छा, 6.6 में इफेक्ट ऑफ वाटर सीमेंट रेशो जो हम डालते हैं, अगर हमारे पास हाइयर वाटर सीमेंट रेशो हो, मतलब पानी वगैरह ज़्यादा हो इसमें, तो जो इनका सबसे पहला इम्पैक्ट आ जाता है इसमें, हमारा स्ट्रेंथ डेवलपमेंट जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जो दूसरी जो इम्पैक्ट है वो हाइयर पोरोसिटी वगैरह आ जाती है इसमें, मतलब जो पोरस या वाइड्स वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं, और जो पोरस या वाइड्स वगैरह ज़्यादा हो तो ऑटोमेटिकली इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है इसमें। अच्छा, इसके बरक्स अगर लोअर ऐसे समझ लो वाटर सीमेंट रेशो कम हो, इसके जो है बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ आ जाती है इसमें। जो दूसरी चीज़ है, जब स्ट्रेंथ होगी ड्यूरेबिलिटी बेहतर होगी, इसमें वाइड्स कम होंगे, जो वाइड्स कम होंगे जाहिर बात है इसमें स्ट्रेंथ होगा। और जो तीसरी चीज़ है वो रिक्वायर बेटर क्यूरिंग, मतलब इसमें क्यूरिंग की प्रॉपर तरीके से इनकी ज़रूरत होगी इसमें। अच्छा, जो 6.7 है इफेक्ट ऑफ सीमेंट टाइप, मतलब जो हम सीमेंट के हमने डिफरेंट टाइप वगैरह डिस्कस की थी, इनका भी कुछ इम्पैक्ट है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अब हमने टाइप 3 को यूज़ करना है, तो जो कहाँ पे कौन से सूटेबल है, जिनको एनवायरमेंटल सूटेबिलिटी है वो कोल्ड वेदर में अर्ली स्टेज जहाँ पे हमें या बर्फबारी होती है या सर्दी ज़्यादा होती है, जहाँ पे हमें जल्दी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, वहाँ पे हम टाइप 3 यूज़ करते हैं। अच्छा, सिमिलरली जो टाइप 4 है, जहाँ पे हमने लो हीट हाइड्रेशन वाली सीमेंट चाहिए या मास कंक्रीट हो, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। जो टाइप 5 है, जहाँ पे सल्फेट इन्वायरमेंट में या कोस्टल रीजन में हमने कंक्रीटिंग करना हो, बेसिकली वहाँ पे यूज़ करते हैं। अच्छा, जो आखिर वाला है ब्लेंडेड सीमेंट, यहाँ पे हार्ड क्लाइमेट हो या ड्यूरेबिलिटी, मतलब टेम्परेचर भी हाई हो और इसमें जो ड्यूरेबिलिटी भी हमें चाहिए, तो इन सिचुएशन में हम बेसिकली ब्लेंडेड सीमेंट वगैरह उसी को हम प्रेफर कर देते हैं इसमें। अच्छा, जो 6.8 है वो है इफेक्ट ऑफ क्यूरिंग टेम्परेचर ऑन स्ट्रेंथ, तो जो हम क्यूरिंग वगैरह करवा देते हैं, वाटर से हो या क्यूरिंग कंपाउंड से हो या कोई दूसरी चीज़ों से हम क्यूरिंग कर लेते हैं, तो इनकी इम्पैक्ट किया है। अच्छा, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है बेसिकली वो 20 से 25, मतलब ऐसे समझ लो रूम टेम्परेचर पे क्यूरिंग वगैरह करते हैं। दूसरे जो है स्टीम क्यूरिंग एक्सेलरेट अर्ली स्टेप। स्टीम क्यूरिंग जो है हम ऐसे समझ लो कि जो हम एट एट अ टाइम जो हम इसको मॉइस्चर भी दे रहे हैं और हीट भी कर रहे हैं, मतलब दोनों दोनों एक साथ दे रहे हैं इसको, तो ऐसे समझ लो कि इनको हम अर्ली स्टेज जो हमारे पास गेन है उसी को हम एक्सेलरेट कर लेते हैं ताकि हमें जल्दी वगैरह मतलब रिएक्शन भी हो और इसमें थोड़ा हार्ड टेम्परेचर भी मिले। जो तीसरी चीज़ है एक्सेसिव हीट क्यूरिंग रिड्यूस अल्टीमेट स्ट्रेंथ, मतलब अगर हमने हद से ज़्यादा हमने टेम्परेचर दिया तो ये इनका ये इम्पैक्ट भी आ सकता है, वहाँ पे स्ट्रेंथ वगैरह कम हो इसमें। अच्छा, 6.9 है जो हम ऐसे समझ लो हमारे पास जो फील्ड प्रॉब्लम काज बाई पुअर एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे मैंने पहले जो चीज़ें डिस्कस की है, अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो कौन कौन से मसले आ सकते हैं इसमें। जैसे कंडीशन वगैरह बता दिया, अगर हमारे पास हार्ड कंडीशन हो और वहाँ पे हवा वगैरह भी चल रही, विंडी एनवायरनमेंट हो, तो इसमें जो सबसे सबसे ऐसे समझ लो जो मेन इम्पैक्ट आ जाता है वो प्लास्टिक श्रिंकेज की सूरत में आ जाता है कंक्रीट में। सिमिलरली अगर कंडीशन हमारे पास कोल्ड वेदर हो तो वहाँ पे डिले सेटिंग का इश्यूज आ जाता है, फ्रीजिंग डैमेज भी आ सकता है, क्योंकि फ्रीजिंग में जब आप वाटर वगैरह फ्रीज हो जाता है तो इसके वॉल्यूम बढ़ जाता है, जब बढ़ जाता है तो वो ऐसे समझ लो स्ट्रेस क्रिएट कर लेता है कंक्रीट के ऊपर, जिसकी वजह से कंक्रीट में क्रैक्स आ जाता है, तो ये कंक्रीट को डैमेज कर देता है। थर्डली जो है ड्राई क्लाइमेट, अगर हमारे पास बिल्कुल ड्राई क्लाइमेट हो तो इसमें सरफेस डस्टिंग वगैरह जैसे मैंने पहले बता दिया था, तो वो ऑपरेशन जल्दी हो जाता है जिसमें स्ट्रेंथ नहीं आती, तो हवा वगैरह है इनको उड़ा देते हैं इसको। जो आखिर वाला है प्योर क्यूरिंग, मतलब जब क्यूरिंग वगैरह अगर हम पानी वगैरह नहीं देते तो जो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो लो स्ट्रेंथ है, जब लो स्ट्रेंथ होगा तो परमिबिलिटी वगैरह ऑटोमेटिकली हमारे पास कम हो जाती है, बल्कि बढ़ जाती है, परमिबिलिटी जो है बढ़ जाती है इसमें। अच्छा, 6.10 में ऐसे समझ लो कुछ कंट्रोल मेजर्स इन डिफरेंट एनवायरनमेंट, मतलब अगर हम ऐसे समझ लो हमने कंक्रीटिंग करनी है या सीमेंट वगैरह यूज़ करना है डिफरेंट एनवायरनमेंट में, तो कौन कौन सा हो सकता है, जिसमें सबसे पहले हार्ड वेदर है, अगर जहाँ पे हार्ड टेम्परेचर हो तो वहाँ पे जो सबसे पहला कंट्रोल मेजर है वो करें यूज़ चिल्ड वाटर। चिल्ड वाटर का मतलब ये ठंडा पानी यूज़ कर रहे हैं आप। दूसरा है शेड एग्रीगेट, मतलब शेड एग्रीगेट को कहीं ऐसे एग्रीगेट जब आप यूज़ करें कंक्रीट में
उसको कि साए पे रखा हो, मतलब डायरेक्ट इनके ऊपर सनलाइट क्या अंडर ना हो इसमें। जो तीसरी चीज़ है, प्लेस कंक्रीट एट नाइट, मतलब आप रात को कंक्रीट कर लें, ये भी एक सोल्यूशन है। या इमीडिएट क्यूरिंग वगैरह, कि जहाँ जब कंक्रीट कर रहा हो एट अ टाइम आप इनके साथ इनकी प्रॉपर क्यूरिंग भी शुरू कर लें। अब दूसरी तरफ अगर हमारे पास कोल्ड वेदर हो, तो टेम्परेचर वगैरह या नॉर्दर्न एरिया हो, जैसे मैं अगर पाकिस्तान की बात कर लूँ, हाट में जहाँ पे बर्फबारी वगैरह हो जाती है, तो वहाँ पे आप जो सबसे पहला कंट्रोल मेजर वो करें, वहाँ पे गर्म वाटर यूज़ कर लें। या इंसुलेटेड फार्म वर्क वगैरह, जहाँ पे इनका टेम्परेचर वगैरह का ऐसे समझ लो जो बाहर का टेम्परेचर है वो अंदर इसके ऊपर इनका इम्पैक्ट कम से कम हो। और जो तीसरी चीज़ है, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर वगैरह ये है कि जहाँ पे हम सेटिंग टाइम को डिक्रीज कर लेते हैं ताकि जल्दी हो, क्योंकि कोल्ड वेदर में हमारे पास सेटिंग टाइम डिले हो जाता है, तो हम इसको जल्दी जो केमिकल मिक्सचर है या केमिकल कंपाउंड है जिसमें हम इंटेंशन ऐड कर लेते हैं ताकि सेटिंग टाइम वो जल्दी हो। और जो आखिर वाला है, प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रीज, मतलब आप इसको फ्रीज करने से इनको बचा के रखिए, कोई ऐसे गर्म स्टीम हीट दे दे इनको ताकि इसमें फ्रीजिंग वगैरह ना हो। अच्छा, जो तीसरी है वो ड्राई और विंडी, मतलब जहाँ पे बिल्कुल खुश्क जिसमें हवा चल रही हो, वहाँ पे ऐसी सिचुएशन हो, तो इसमें जो सबसे पहले कंट्रोल मेजर है वो फॉग स्प्रे, मतलब हम ऐसे समझ लो इनकी जो पानी वगैरह हम छिड़का देते हैं स्प्रे की सूरत में, तो वहाँ से भी आप ये कंट्रोल कर सकते हैं। जो दूसरी पॉइंट है वो है विंड ब्रेक। विंड ब्रेक मतलब जो कंक्रीट सरफेस है इसके ऊपर अगर हवा डायरेक्ट पड़ रही है, इसको हम ऐसे कोई शीट वगैरह लगा दे ताकि ये इसको डाइवर्ट कर ले, डायरेक्ट इसके ऊपर ना लगे। तीसरी चीज़ है वो है कंटिन्यूस माइल्स क्यूरिंग वगैरह, कंटिन्यूस तरीके से प्रॉपर तरीके से आप इनकी क्यूरिंग वगैरह कंटिन्यू रखें ताकि इसमें ड्राइनेस वगैरह ना आए हवा की वजह से। अच्छा, इसके साथ आज का जो हमारा चैप्टर 6 है वो कंक्लूडेड है। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया। अच्छा जी नाज़रीन, आज के सेशन को मैं थोड़ा समाप्त करूँगा। आज हमने जो चैप्टर 6 था, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन ऑन सीमेंट हाइड्रेशन, उसको बड़ी डिटेल से डिस्कस किया कि अगर लो टेम्परेचर हो क्या इम्पैक्ट है, हाई टेम्परेचर का क्या इम्पैक्ट है, और इसके साथ साथ अगर हमारे पास जो ह्यूमिडिटी है इनके ऊपर इनका कितना इम्पैक्ट आ रहा है, जो सीमेंट हाइड्रेशन है, और इसके साथ साथ जो विंड स्पीड आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट है। इसके साथ साथ अगर वाटर सीमेंट रेशो हाई हो, इनके ऊपर क्या इनकी कौन कौन सी चीज़ें इसमें बढ़ती है या कम हो जाती है, अगर हमने लो रखना हो तो इसके ऊपर कौन कौन से इश्यूज वगैरह आ जाते हैं। और इसके साथ जो सीमेंट के डिफरेंट टाइप पे हमने डिस्कस की थी, जो हमने ऐसे समझ लो सिचुएशन के हिसाब से हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारे पास जो साइड का सिचुएशन थोड़ा इसमें सल्फेट वगैरह हो या साल्ट वगैरह का हो, कौन से यूज़ होना चाहिए। अगर हमने मास कंक्रीटिंग करनी हो, थर्मल क्रैकिंग को हमने कंट्रोल करना है तो कौन से सीमेंट यूज़ करना चाहिए, इसको भी हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। और आखिर में जो इसके ऊपर अगर हम प्रॉपर क्यूरिंग नहीं करते, कंट्रोल नहीं करते इसको एनवायरमेंटल कंडीशन, तो इसमें कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, मतलब किन किन सिचुएशन में कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं, उनको डिस्कस किया। और आखिर में हमने इनकी कंट्रोल मेजर को भी डिस्कस किया। अगर हमने हाई टेम्परेचर है वहाँ पे हमने अगर कंट्रोल करना है तो कौन कौन सी चीज़ें हम कर लें, कौन कौन से हम चीज़ों का ख्याल रखें, या लो टेम्परेचर में क्या हम कौन कौन सी चीज़ों को अ, किस प्रोसीजर से करें, और आखिर में अगर ड्राइयर या विंडी सिचुएशन है उसमें हम क्या करें, उसको हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया। और मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ अगर आपके जहन में कोई सवाल वगैरह है तो आप ज़रूर इसमें कमेंट्स में कर लें। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते तो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और फेसबुक का पेज का लिंक है, उसमें भी आप कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह के टाइम पे जवाब मिलेगा। और इसके साथ साथ आखिर में आपने अगर मेरे इस लेक्चर को स्टार्ट से देखना है कंटिन्यूटी से, जो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहे हैं हमारे जो पिछले लेक्चर की है उसको भी आप देख सकते हैं। शुक्रिया।